टूटा तो कल दूसरे गांव टूटेंगे, ये निश्चित है। हमको सबको इकट्ठा होकर बात करनी पड़ेगी और आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। ये खाली अनंतपुर नहीं टूटा, ये एक रास्ता खुला है। अगर रास्ता खुला है तो दूसरे गांव भी टूटेंगे। और कोर्ट का देंगे, कोर्ट का बहाना लेंगे। कोर्ट अडानी अंबानी पर नहीं जाएगा, कोर्ट गरीब आदमी की जमीन पर जरूर जाएगा। और किसानों के पक्ष में कोई फैसला कोर्ट कर देता है तो उसको लागू नहीं करते। हम सब साथ में इनके, या अकेले किसान मूवमेंट का नहीं है, इसमें सब लोग हैं। यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट है पक्ष वालों के, वे सब लोग यहाँ पे हैं। और इन्होंने एक बिरादरी को छोड़ा है। ये बिरादरी जंगलों में रहती है, ये लेके पाकिस्तान के बॉर्डर से, और ये दूर आगे तक रहती है। और इस बिरादरी में करंट है, तो ये लड़ाई लड़ेगी। ये तो गुरिल्ला युद्ध वाली लड़ाई लड़ती है, ये तो लड़ाई लड़ेगी। ये तो जंगलों में रहते हैं, इनसे सरकार मुकाबला नहीं कर सकती। कल ये इनको उत्तराखंड के जंगलों से कल हटाएंगे, परसों ये कश्मीर से हटाए जाएंगे, तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वन विभाग के नाम पर गांव को उजाड़ना क्या चाहती है, क्या मनसा नजर आती है सरकार? मनसा ये है कि गांव को उजाड़ दो और फिर दान में फ्लैट बना के इनको फिर मकान दे दो, और किसान इनके जनता रहमो करम पर रहे कि भाई सरकार ने इनको दे दिया। जिनकी जमीन है 12 साल से अगर कोई रह रहा है तो उसी की हो जाती है, उस टाइम पर रोकना था। भाई जंगल की जमीन कंपनियों को अलॉट होगी और गांव के लोगों से ली जाएगी। इस देश में पूंजीपति को बढ़ावा मिल रहा है, हमको सबको मुकाबले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये क्या मानव है जो मानव की पीड़ा ना जाने, वो हृदय भी क्या हृदय है जो भावों की भाषा ना जाने। आदरणीय सरदारों, आज इस मंच पर बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर बैठे हुए हैं। हमारी 52 पाल जो दिल्ली, आगरा और भरतपुर, अलीगढ़ के बीच में पड़ती है, उनके परिवार के 52 पालों के अध्यक्ष चौधरी अरुण जैलदार जी यहाँ विराजमान है, चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी, बहुत बड़े बड़े टिकैत साहब बैठे हैं। लेकिन थोड़ा टाइम इनको थोड़ा लोगों, जो ये आपत्ति विपत्ति आई है ये मिटेगी कैसे? तू अपनी जमीन, अपना आसमान पैदा कर, जीवन में मेरा विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कब कब मिली है सौगातें, छीन लेने का नया इतिहास पैदा कर, छीन लेने का नया इतिहास पैदा कर। लेकिन आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में छीन लेने का तरीका कोई लाठी बल्लम फंसा गोली तो बंदूक दो तलवार नहीं है। आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में शांतिपूर्ण धरना देना, आंदोलन करना, संगठित रहना, यह हमें सिखाता है कि हमारी जीत होगी। अगर आपको जीत लेनी है तो इसमें लक्ष्य में ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, और कामयाबी तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल कामयाबी आपकी होगी, जीत आपकी होगी। आप संगठित रहो, धरना दो। और मैं तो जलदार साहब से कहता हूँ, आपकी आज की अध्यक्षता नहीं बल्कि ये जो आगे धरना चले, जो ये आगे आंदोलन चले, ये आपकी अध्यक्षता में होना चाहिए। और ये 52 पाले 36 बिरादरी, सर्व जातीय सर्व धर्म, इसमें सभी जातियां हैं। वो 52 पाले में खापों में सारी जातियां आती है खापों में। आप इसको आगे भी बढ़ाएं और आपकी जीत निश्चित है। क्योंकि जो मैं आज देख रहा हूँ, जो आप में ताकत है, उसमें ऐसा लगता है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन। ये फैले हुए पर बोलते हैं, वही होते हैं कामयाब अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपका हुनर बोल रहा है, आपकी ताकत बोल रही है, आपकी शक्ति बोल रही है। और सर्व जाति सर्व खाप और सभी 52 खापों का समर्थन आपके साथ है। आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। कोई बिरादरी नहीं, कोई जाति नहीं, हम सब मानव है। और मानव के ऊपर यदि कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहती है, कोई राजनीतिक पार्टी का मसला नहीं है। ये हमारे केवल मानवता, इंसान पर आपत्ति है, हमारे गांव पर आपत्ति है। इस जोड़िया अनंतपुर गांव है, इसको उजड़ने नहीं देंगे। हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, राम राम।
भाई विकास जतन प्रधान जी कहते हैं शुरू के दिन से समर्थन है भाई को, और लगभग 500-700 लोगों के साथ में हमारे बीच बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरे से पूर्व वक्ताओं में भी बड़े उल्लेख के अंदर आपके बीच में सारी लड़ाई की बात है। हैरानी की बात है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और दिल्ली के नतीजों तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये थे कि लोगों की मलकियत कागजात देखकर आगे की कार्रवाई करी जाए 1992 के पीएलपी एक्ट के अनुसार, जो कि 30 साल के लिए बनाया गया था और 2022 के अंदर उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नतीजे आने के बाद जो एक कदम आपके गांव के अंदर उठाया है, निंदनीय नहीं, ये दर्शाता है कि सरकार के अंदर रहकर इनके दिमाग में दिमाग आता है और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और एकता होगी तभी ये लड़ाई जीती जाएगी। हमारे बीच में पार्लियामेंट के विधानसभा के साथी भी बैठे हैं, दोनों सदनों में लड़ाई लड़ी जाए, मगर उसके साथ साथ जयललिता साहब से अनुरोध करूंगा कि लड़ाई कानूनी तौर पर कोर्ट में भी लड़नी पड़ेगी, सामाजिक तौर पर मैदान में भी लड़नी पड़ेगी। और ये आज जो एकता दिखाया है, जिस तरह से हम एक होकर यहाँ अलग अलग संस्थाओं से यहाँ पर आए हैं, इस एकता को भी आगे ले जाना पड़ेगा। साथियों, मैं इतना आपको बता सकता हूं, ये जो कार्रवाई करी गई है, इसके अंदर भी जब मैं आपके यहां पर आ रहा था तो भेदभाव दिखा कि एक फार्म हाउस छोड़ दिया, 3 छोड़ दिए। कोई पूछने वाला हो, पुलिस प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ करी गई। अगर कानून सबके लिए बराबर था तो इस स्टैंड से 5 मीटर दूर पुलिस की चौकी है, क्या कानून के अनुसार उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? पुलिस का थाना है यहां से 200 मीटर दूर, क्या उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? क्या कानून सिर्फ गरीब कमेरे के लिए है कि उसका मकान तोड़ दिया जाए, उसकी दुकान तोड़ दिया जाए? बहुत साहूकारों के लिए नहीं है, जिनके बड़े बड़े यहां मैरिज पैलेस बने हुए हैं, उनको नहीं तोड़ा जाए। तो मैं जयललिता साहब से निवेदन करूंगा, इस विषय को भी लेकर समाज में आओ कि कानून भी 2 तरह से बनाया जाए। मैं भी आफ्ताब जी से बात कर रहा था, तो मेरे साथ विधानसभा में थे, मैं भी रेवेन्यू मंत्री था। आपको याद होगा, गुड़गांव के एक बड़े बिल्डर के खिलाफ फैसला आया कि उसका होटल तोड़ दिया जाए, उसकी मॉल तोड़ दी जाए। क्या हरियाणा विधानसभा ने, मनोहर लाल जी ने, आपने भी समर्थन दिया था कि इतनी बड़ी तोड़फोड़ गुड़गांव में हो जाएगी, जितने हरियाणा में हो जाएगी? कानून बदला था कि बदला था 15 दिन के अंदर? आज अनंतपुर की लड़ाई के लिए भी आप विधानसभा में पूरे में सदस्य हो, आपको चलना, हम सब भी पुराने सदस्य भी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आप चाहोगे, गवर्नर साहब से सभी लोग विशेष सत्र की मांग करो कि हरियाणा विधानसभा के इस कानून को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और ये हजारों लोगों के आश्रमों को तोड़ने के लिए अगर कानून बदलना पड़े तो कानून बदलकर भी हरियाणा की आमजन की आवाज की जो लड़ाई है उसको हम लेकर चलें। और ये जो शुरुआत है, इस पूरे तोड़ फोड़ की जद अगर कोई थी तो वो अनंत इनकलेव था प्रधान जी, जो एकांत इनकलेव तोड़ा गया। उस एकांत इनकलेव की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई तो खोली तोड़ा गया।
और खोरीवाड़ा में अपने मकान बचाने के लिए पिटीशन डाली तो इन लोगों ने आनंद को तोड़ दिया। ये रुकने वाला नहीं है। अगर इसी तरह पीएलपी एक्ट का बात करते हुए कोर्टों के अंदर आरोपनामे देकर सरकार कदम उठाएगी, वो दिन दूर नहीं होगा कि आपके पाली तक के गांव को सबको तोड़ने के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कर देगा। आप पढ़ते देखिए पंचायत एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि अगर साझे खाते से पंचायत को कोई कार्य करने के लिए जमीन दी गई, चाहे गौ चरान के लिए, वो पंचायत में इन्वेस्ट करेगी। हमने उस कानून को बदला था क्योंकि गुड़गांव के हजारों लोगों के आशियाने टूटने पर आ गए थे। इसी तरीके से हरियाणा सरकार पर हमें दबाव बनाना पड़ेगा कि कानूनी परिवर्तन करा जाए। और साथ ही साथ क्योंकि पार्लियामेंट के सदस्य आ बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर सरकार इन्वॉल्व है, आपको भी इनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मॉनसून सेशन आने वाला है, इस तैयारी के साथ आपको भी जाना पड़ेगा कि पीएलबीए की आड़ लेकर फॉरेस्ट विभाग जिस तरीके से कार्रवाई गरीब कमेरे के खिलाफ करता है, उस कार्रवाई को भी तुरंत केंद्र सरकार रोकने का काम करे। और हम एकता दिखाएंगे तो जीत हमारी पक्की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में कहीं नहीं लिखा कि तोड़फोड़ करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में नहीं लिखा कि गरीबों के मकान जो 30-30 साल पहले से बने हुए हैं उनको तोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो मात्र ये लिखा था कि अगर फॉरेस्ट पर किसी का कब्जा है और जमीन की मलकियत 30 साल पहले किसी प्राइवेट आदमी के नाम बोलती थी तो उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। मगर साथियों, एक एक छोटी छोटी चीज देखते हुए आज जिस तरीके से ये कार्रवाई करी गई है, ये साफ मंशा दिखाता है कि कुछ चुनिंदा साहूकारों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने आगे छुपाते हुए ये कार्रवाई करी गई है। मैं तो दोबारा हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी की तरफ से आपकी इस लड़ाई में पूरा आपका साथ देता हूं। जर्नल साहब, जहां हमारी जरूरत मिलेगी आपने आ जाने का आदेश दिया, आवाज आपके बीच में है। हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में आपके साथ लड़ने को पूरी तौर पर तैयार है और आखिरी शर्त तक, उस जीत तक इस लड़ाई में आपका पूरा सहयोग देने का काम करेगा। और मैं निवेदन सोलंकी जी से भी करूंगा क्योंकि दिल्ली का बॉर्डर है, आग यहां लगेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार उसका फायदा दिल्ली में भी उठाएगी। और दिल्ली में भी अंग्रेजों के समय जो प्लांट पूरे बने थे उनको दोबारा रिवाइव नहीं करा गया हरियाणा की तरह। अगर ये आग यहाँ चलेगी तो कहीं ना कहीं कोई हलफनामा लेकर दिल्ली के कमेरों के भी आशियाने तोड़ने का काम करेगा। और 4 दिन पहले दिल्ली के भी गवर्नमेंट मिनिस्टर ने ध्यान दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे, कहीं ना कहीं ये लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं, चाहे तिकेत साहब हो, चाहे दीपेंद्र जी हो, चाहे हमारी बहन इकरा आई है, आप सब मिलकर इस लड़ाई को हर उस मुमकिन मंच तक लेकर जाओ कि हमारे कमेरे वर्ग के एक गरीब आदमी का आशियाना आने वाले भविष्य में ना टूटे। जब उस आशियाने के ऊपर दोबारा कोई कार्रवाई होगी जनता साहब तो हम सबको बुला देना तोड़फोड़ से पहले। अगर हम यहाँ मौजूद होंगे तो आपके बीच में खड़े होकर उस लड़ाई को आपके साथ लड़ने का काम करेंगे, चाहे इस लड़ाई में हमारे खिलाफ कितने पर्चे सरकार करने का काम करे। दोबारा सारे सर समाज के जो लोग आज यहाँ मौजूद हुए हैं, मेरे बुजुर्ग युवा साथी यहाँ अपना समर्थन इस पंचायत में देने आए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जल्दा साहब, आपकी कमेटी का आभार प्रकट करता हूँ कि आज आपने सब समाज पर एकत्रित करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरकार में भी रहेंगे, हमारे लिए रास्ता, लेकिन आप लोगों ने ऐसे मौसम में भी हमारा हौसला बढ़ाया। इस गर्मी में आके हम जीवन भर आप ऐसा नहीं बोल सकते। आज हमारे घरों पे हमारे बच्चों का हमने देखा कैसी आफत आई है, उसके लिए आज हम उठते हैं। अनूठा इसलिए कि हिंदुस्तान में ही एक पहला गांव है
जिसको अवैध बताया गया, पहला गांव है हिंदुस्तान में अपनी तरह का। और आज सभी लोगों को दर्द इसलिए है कि अगर आज एक गांव को हिंदुस्तान में अवैध बता दिया तो हिंदुस्तान के बाकी 6.5 लाख गांव भी एक एक करके ये षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको भी उस कोटे में ला सकते हैं। लेकिन अचानक 1.5 महीने पहले लोग सो के भी नहीं उठे थे, उनके घर के बाहर जेसीबी आई। वो वीडियो आपने देखी होगी, छोटे छोटे बच्चे कैसे कंधे पे बैग ले जाके निकल रहे थे। और मैं वहीं मौजूद था, मैंने कहा कि भाई आप हमारे कागज को देख लो, सन 80 से पहले के बिजली के बिल हैं। नहीं माने और जबरदस्ती तोड़। क्या कहते हैं कि सन 1992 में पीएलपी लगा। पीएलपी का मतलब जानते हैं, मैं बताना चाहता हूं भाई, सुनिए थोड़ी सी तसल्ली की बात है, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी हम हल पे नहीं आ सकते। पीएलपी होता है पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, सन 1900 में बना था अंग्रेजों के टाइम। जब पंजाब इकट्ठा होता था, पंजाब हिमाचल हरियाणा अलग हो गए, हिमाचल पंजाब ने खत्म कर दिया है। उसमें भी क्या है, पीएलपी होता है हेड वाली, 30 साल के लिए संरक्षण के लिए जगह दी जाती है। तो सन 92 में हमारे 4,500 एकड़ जमीन में से 1467 एकड़ जमीन हमारी पीएलपी के लिए 30 साल में दी गई, जो 2022 में खत्म हो गया। तो हम यही तो कह रहे हैं कि 1467 पीएलपी ने दी, उस पीएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो पीएलपी है अब इसको फॉरेस्ट, तो कितनी जमीन होनी चाहिए पीएलपी में? 1467। तो बाकी 3,000 एकड़ हमारी है, 20,000 की हमारी आबादी है। कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे हम, ये तो बता दो। आज कह रहे हैं वो कि विपक्ष की दुकान में सौदा नहीं है, इसलिए अपनी दुकान खोलना चाह रहे विपक्ष। मैं तो कह रहा हूं विपक्ष की दुकान में सौदा होता ही क्या है विरोध के अलावा, अपनी मांग उठाने के अलावा यही तो कर रहे हैं हम। आप लोग ये नहीं बोलते रहे क्या, हमारी आवाज भी आपको सौदा लग रहा है। तो हम तो कह रहे हैं सौदा तो सरकार की दुकान में होता है ना, हम भी मांग रहे हैं भाई तुम्हारी दुकान में जो सौदा वही तो मांग रहे हैं हम कि तुम्हारी दुकान में सौदा है आज कि सरकार संविधान के सेक्शन 213 के तहत, संविधान में बता देता हूं, नहीं पता तो ट्यूशन ले लो। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शन 213 के तहत सरकार, राज्य सरकार को यह अधिकार है वो ऑर्डिनेंस लाए और ऑर्डिनेंस लाकर उसको सुधारे अपनी भूल कि भाई अब हाउस नहीं चल रहा, हम ऑर्डिनेंस ला रहे, टेम्परेरी ऑर्डर करें। सबसे पहले तो ये रोकथाम करे तोड़ की, उसके बाद ये कहे कि भाई ये वन विभाग को जो जमीन दी गई है ये गलत दी गई। हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हरियाणा के, आप देखिए लाखों लोगों को चीफ मिनिस्टर ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, उन्होंने चौधरी महेंद्र प्रताप जी मेरे पिताजी मंत्री थे, हमने कॉलोनी पास कर रखी है सन 2014 में। तो मुख्यमंत्री बनाए फॉरेस्ट ऑफिसर, उनके ऑर्डर पे अब सन 2022 में फॉरेस्टर कह रहा है कि मैं एफिडेविट देता हूं ये फॉरेस्ट कीचड़ लगी हुई है। और भाई फॉरेस्ट तो आज दिल्ली के सभी मंत्रियों की कोठी में भी पेड़ है, उनको फॉरेस्ट जारी कर दोगे क्या? राष्ट्रपति भवन में भी पेड़ है। भाई पर्वत श्रृंखलाओं में इंसानी आबादी और प्रकृति के तालमेल के लिए, वन संरक्षण के लिए सरकारें कानून बनाती है, जमीन देती है। तो हमने 1467 एकड़ जब सरकार ने हमारी 1992 में 4,500 एकड़ में उसी तालमेल के तहत दे दिए थे। 3,000 एकड़ जमीन हमारी आज भी सुरक्षित होनी चाहिए। वन विभाग इतने इस गलती को सुधारे। मेरे किसी हिमाचल प्रदेश के भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई फॉरेस्ट का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। मैंने कहा भाई आपके प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है? बोला 75%। मैंने कहा हमारे फरीदाबाद के जो अरावली के गांव है, हमने पहले ही 90% एकड़ 90% जमीन अपनी फॉरेस्ट को दे रखी है। इसका से 10% को तो छोड़कर हमारे गुजर बसर के लिए आज ये 10% भी हमारे पास नहीं रहेगी, तो हमारे लाखों लोग क्या कहाँ रहे, कहाँ हमारे बच्चे बने। मैं आपको बता दूं सभी नेता हमारे बैठे, हमारे पास सिर्फ 1500 एकड़ जमीन है एग्रीकल्चर। एक परिवार के जिम्मे 1 बीघे 2 बीघे आधा बीघे ये आ रही है। हमारे पहले पहाड़ के क्षेत्रों में ही पहाड़ में रहते थे, जमीन पे खेती करते थे। बारिशों के दिनों में 3-3 महीने पानी खड़ा रहता था। यह जो ओल्ड फरीदाबाद के बरहाई तालाब तक भरता था, इनको भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम।
जब ये सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बयान नहीं कर रहे तो भाई ये हालत तभी आई। मेरा तो इस पंचायत के माध्यम से ये कहना है कि पहली तरह का हिंदुस्तान में ये वाक्य है जब किसी गांव को अवैध बता के तोड़ा। सरकार इस मामले में राजनीति ना करे। यहाँ बैठे राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं जिनकी कमी की वजह से वो सोते रहे और हमारे अंदर गुजरते रहे। फिर उन्होंने अपने घर बुला के लोगों को ये कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि गांव में जेसीबी नहीं आएगी। उसके बाद गांव में जेसीबी आई। उनकी बात झूठी हो गई तो हमें मैदान में उतरना पड़ा। जब हमारे राजकुमार जी के 50 साल पहले मकान तोड़ दिए गए तब गांव में आई कि सरकार झूठ फेंका के एक एक करके लोगों को मारना चाहती है। हम लोग इकट्ठा हुए, यहाँ से जो सांसद और मंत्रियों ने दोबारा लोगों को बुलाया और कहा कि जेसीबी आएगी तो उसके आगे मैं खड़ा हूँ। यही से शंका पैदा होती है। क्या केंद्रीय मंत्री को यह कहना चाहिए जेसीबी आएगी मैं खड़ा हूँ? उसको कहना चाहिए कि जेसीबी नहीं आएगी, हम कानून बनाएंगे। जो हमारे अधिकारियों ने गलती करी है इस एरिया को वन क्षेत्र से बाहर निकालेंगे और कानून बना के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कहना चाहिए था। मेरी बात से सहमत है तो मंत्री जी ने कहा जेसीबी आएगी तो मैं आगे आ जाऊंगा। उसके बाद फिर जेसीबी आ गई। समाज की बेटी होने के नाते मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपनी बात शुरू करती हूँ कि यहाँ हम किसी राजनीतिक दल के लिए या राजनीति के वजह से नहीं आए हैं। ये खून की पुकार थी और समाज की बेटी होने के नाते किसी नेता के रूप में नहीं, आज मैं आपके बीच आई हूँ। और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात कही कि गुर्जर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गुर्जर शेरों से कम नहीं है। आज हमारे कई गांव जंगलों में हैं। ये सिर्फ आपकी अकेलों की लड़ाई नहीं है। आज अगर आप लोगों की बात है तो कल को ये और गांव को और हमारी धरोहरों को इसी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। तो आज की लड़ाई सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मान सम्मान, इतिहास और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आज सवाल उनसे भी उठता है जो समाज का नाम लेकर समाज के बलबूते पर संसद में, सरकारों में बैठे हैं कि क्या उनके लिए अपने लोगों से ज्यादा कुर्सी जरूरी है, सत्ता में रहना जरूरी है? सबसे पहला सवाल उन लोगों से उठता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आदेश है, लेकिन कोई भी आदेश या इस तरह के फरमान अंग्रेजों के टाइम पर भी चलते थे। कोई भी आदेश इंसानियत से ऊपर उठकर नहीं हो सकता। ये जो गांव है ये 10-15 साल पुराना गांव नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसको हम अनंतपाल तोमर जी से जोड़कर देखते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की वो विरासत है जिसे यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। हमारे और भी भाई वन गुर्जर वो भी इसी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम सबको इस लड़ाई में एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के, अलग अलग समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी भाई हो, वन गुर्जर हो, या आज इस महापंचायत में मौजूद सभी लोग, हम सब जमीनों से, जंगलों से जुड़े लोग हैं। और आज अगर हमें हटाया जाएगा तो हम यहाँ किसी पूंजीपति को बसने नहीं देंगे। ये सरकार बहुत से फैसलों का, न्यायालय जो फैसले लेती है, ये सरकार उन फैसलों का श्रेय खुद लेती है और फिर उनका श्रेय लेकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आती है। तो अगर उनका श्रेय सरकार ले सकती है तो आज क्या सरकार आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के दुख में आपके लिए फैसला नहीं ले सकती? जवाबदेही तो सरकार से ही बनेगी। और हम सब यहाँ आपके बीच आपकी इस लड़ाई को, आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए सड़क हो, संसद हो, हर जगह आपकी आवाज उठाने का
काम करेंगे, लेकिन हमें आपके बल की, आपकी हिम्मत की जरूरत है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत साहस का काम है। निडर होकर सत्ता की आंख में आंख डालना एक बहुत साहस का काम है। और मैं आपकी छोटी हूँ, आपकी बहन हूँ और आपकी बेटी हूँ, और अपने समाज की इस लड़ाई में आप जो भी फैसला आज की पंचायत से लेंगे, चाहे अनिश्चितकालीन धरने का हो या और कोई भी निर्णय जो भी लिया जाएगा, उसमें हम हर तरीके से, हर पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। और अंत में अपने समाज के लोगों को मैं बस यही कहना चाहती हूँ, एक कविता से अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि जो सिक्कों में लिख जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है। मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत काटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहजन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद सांसद जी। अब हमारे बीच में पति पार्टी को समर्थन देने के लिए महापंचायत के जो भी निर्णय होंगे उन निर्णयों का साथ हम निभाएंगे। गरीब की, किसान के अधिकारों को और उन अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। जैसा कि अभी बताया गया विस्तार से, कहीं ना कहीं वन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा पैरवी में कमी रही, और उस पैरवी में कमी के कारण आज ये तलवार अटकी है। ये सरकार पूंजीपतियों के इशारे से अपनी नीति तय करने वाली सरकार है। इस सरकार की किताब में गरीब, किसान की जगह नहीं है, और इसीलिए बार बार ऐसे पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। अनंतपुर के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे टकेन साहब भी, कि केवल एक अनंतपुर की बात नहीं है, ये रास्ता खुलेगा। बाकी जो शुरू में मैंने विस्तार से जब आप नहीं थे, मकान नहीं तोड़ेंगे, उसको लेके क्या कहेंगे, क्या है वो तो क्या कहते हैं और क्या होता है उसमें कितना अंतर है वो आप खुद देखो। जो सरकार, जिस सरकार ने देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश की संपत्ति, देश की बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कंपनियां बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथों में देने का कार्य किया, ये अरावली की पहाड़ियाँ भी उस सरकार से बची रहेंगी, ऐसा संभव नहीं है। केवल ये जो पैरवी में कमी रही, तो केवल पैरवी में कमी नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं पीछे जो नियत है, सरकार की नियत में कोई ना कोई कमी रही। ऐसा लगता है कि बहुत से पूंजीपतियों की नज़र अरावली की पहाड़ियों पर है। ये सारा फरीदाबाद, गुड़गांव जानता है। तो हो गई यार, तो इंटरव्यू हो गया सारा। थैंक यू।